हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, पिछली फिजिक्स की क्लास में हमने क्लास 12 के स्टूडेंट्स को इसका पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि था कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें आपने वैद्युत आवेश के बारे में जाना, साथ में वैद्युत क्षेत्र और कूलाम के नियम को जाना। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमने अपने चैनल पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर दी है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए, उनकी सुविधाओं के लिए हमने अपने चैनल पे वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है। तो आप उन वीडियोस को देखें, उनके नोट्स बनाएं। साथ में हम आपसे ये कहेंगे कि उसका रिवीजन भी करते रहें, और जो भी डाउट्स हैं आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू डाउट्स को भी क्लियर करें। तो चलिए, आज हम इंटरमीडिएट फिजिक्स क्लास के अंतर्गत उसी कूलाम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने लास्ट में कूलाम्स लॉ पढ़ा था। आप जानते हैं कूलाम का जो नियम है वो ये है कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये जो फार्मूला आपने पढ़ा, इसमें दोनों बिंदु आवेशों को निर्वात या वायु में रखा गया था, यानी उनके लिए जो परावैद्युतांक होता है वहां पर 1 होता है। किसी भी माध्यम के लिए कूलाम के नियम को के फार्मूले को हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। इसके स्थान यहां पर एक कैपिटल के जोड़ देना होगा, जहां कैपिटल के क्या है? परावैद्युतांक है। क्या है? डाई इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट। ये परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत एक प्रकार से कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता है, या हम कह सकते हैं कि उनके परमाणुओं के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक से प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जैसे कि मोम, लकड़ी, कागज। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जाना कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा है परावैद्युतांक, जो कि एक नियतांक होता है कैपिटल के। जब हम किसी भी माध्यम में उन आवेशों को रखते हैं तो उससे जो कूलाम्स लॉ है, आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो किस प्रकार प्रभावित होता है, वो डिपेंड करता है परावैद्युत पदार्थों की प्रकृति पर। अलग अलग पदार्थों के लिए परावैद्युतांक का मान अलग अलग होता है। जैसे हमने अभी बताया कि वायु और निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है, ठीक है। और बाकी जितने भी अलग अलग पदार्थ हैं उसके लिए परावैद्युतांक का मान 1 से लेकर के अनंत तक हो सकता है, ठीक है। और आप जानते हैं ये परावैद्युतांक एक प्रकार से उस परावैद्युत पदार्थ की प्रकृति को बताता है कि ये किस प्रकार से आवेशों से प्रभावित होगा, और जो उनके बीच में जो बल लगेगा वो घटेगा कि बढ़ेगा, ये सब कुछ डिफाइन होता है उस डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस के कांस्टेंट से। तो आइए जानते हैं कि हमारा परावैद्युतांक क्या होगा। देखिए, किसी माध्यम में सपोज दैट दो आवेश रखे हुए हैं और उस माध्यम का अपना परावैद्युतांक है K। तो अब यदि हम इन्हीं दोनों आवेशों को परस्पर उतनी ही दूरी पर रखकर वायु या निर्वात में इनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग ज्ञात करें तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 K। K यहाँ 1 होता है, तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम समीकरण 2 को फर्स्ट से, सेकंड को फर्स्ट से भाग करें तो क्या मिलेगा? देखिए, F अपान FM फर्स्ट, सेकंड अपॉन फर्स्ट, देन देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर।
कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या मिलना चाहिए हमें, F सबसे पहले, तो यहाँ पे तो पूरा एज इट इज 1 और नीचे होगा 1/k। तो इसको हम कंप्लीटली सही रूप से लिख सकते हैं, F/F m इज इक्वल टू k। याद रहे। अब हम यहाँ से परावैद्युतांक की जो डेफिनेशन है वो ज्ञात कर सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार है कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक k दो आवेशों को किसी दूरी पर रखकर वायु या निर्वात में रखने पर उनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल का अनुपात तथा उन्हीं दोनों आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी अदर मीडियम में रखकर उनके मध्य लगने वाले बलों के अनुपात के बराबर होता है। दैट मीन्स कि परावैद्युतांक वायु या निर्वात में लगने वाले बल और उस माध्यम में लगने वाले बल दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो इट इज इक्वल टू k इज इक्वल टू F/Fm। नाउ इक्वेशन फर्स्ट में किसी मीडियम में जब हम आवेशों को रखते हैं तो जो वैद्युत बल लगता है उसके लिए एप्सिलॉन नॉट की जो यहाँ पे रखा हुआ है इसके स्थान पर हम केवल एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये निर्वात या वायु में ना होकर के किसी अदर मीडियम में परावैद्युतता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट है, जो इक्वेशन फर्स्ट है अब की बार हम उसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। दैट मीन्स Fm इज इक्वल टू 1/4 हमने बताया कि एप्सिलॉन नॉट k के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ओनली एप्सिलॉन Q1 Q2/r², जहां एप्सिलॉन नॉट k जो है वो कितने के बराबर है, ओनली एप्सिलॉन के। यहां से परावैद्युतांक k को हम इस टर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। दैट मीन्स k इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स किसी माध्यम की परावैद्युतता या उसका जो परावैद्युतांक होगा वो उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां से दो निष्कर्ष निकल रहे हैं, एक तो k इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और k की जो वैल्यू होती है वो F/Fm भी होती है। अभी अभी आपने देखा। इज दैट क्लियर? अब हम जानेंगे कूलाम के नियम की इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व को। तो देखते हैं, आप जानते हैं कूलाम का जो नियम है वो बड़ी से बड़ी दूरियों से लेकर के परमाणुवीय दूरी यहां तक कि एंगस्ट्रॉम तक की दूरी, जो परमाणुवीय दूरी होती है, जो एटम का जो आकार होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। साथ में नाभिकीय दूरी यानी जो फर्मी मीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर तक की कोटि दूरी होती है। इन दूरियों तक भी हमारा कूलाम्स लॉ लागू होता है। यही कारण है कि किसी भी परमाणु के भीतर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चक्कर लगाया करते हैं कक्षाओं में और बीच में होता है प्रोटॉन्स, तो इनके बीच में भी वो बल कार्य करता है। ये बल कैसा होता है, ये वैद्युत बल है। ठीक है। साथ में नाभिकीय दूरी यानी जो न्यूक्लियस के भीतर आप जानते हैं न्यूक्लियॉन्स होते हैं और एक प्रकार का इनके बीच में जो भी फोर्स लगता है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखता है। यानी प्रोटॉनों को प्रोटॉनों से, न्यूट्रॉनों को न्यूट्रॉनों से और प्रोटॉनों को न्यूट्रॉनों से जो आपस में बांधे रखने का कार्य करता है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है कि न्यूक्लियस के भीतर वैद्युत बल कार्य नहीं करता है, वो भी कार्य करता है। यही कारण है कि भारी नाभिक वाले तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। लेकिन न्यूक्लियस के भीतर जो न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने का जो बल लगता है यानी कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो कहीं अधिक प्रबल होता है वैद्युत बल से। तो याद रखिए 3 टाइप के फोर्सेज आपने पढ़े हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज Fg हम लिख ले रहे हैं, सेकेंड वन इज Fe इलेक्ट्रिकल फोर्स और थर्ड वन इज न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। अब इसमें सबसे अधिक प्रबल कौन होगा, जो सबसे अधिक प्रबल है वो आपका है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। और बाकी
ये सभी छोटे बल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल काफी कम है। एक प्रोटॉन के दो प्रोटॉनों के बीच में कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो वैद्युत बल की तुलना में बहुत कम होता है। यानी जो वैद्युत बल हो वो 10⁻40 टाइम्स ज्यादा होता है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स से। कौन, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बुक्स में भी मिलेंगी। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बुक्स को भी पढ़ते रहें, क्योंकि सारे टॉपिक एक साथ इस छोटे से वीडियो में कवर करना संभव नहीं होगा। हम इसीलिए इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने ला रहे हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आपने चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र को अवश्य ही पढ़ा होगा। वहां पर क्या होता था, चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य लोहे की हल्की छोटी वस्तु पर चुंबक के आकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और आपने ये भी जाना होगा कि इस चुंबक से काल्पनिक चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, वो अपना प्रभाव डालती हैं। वो क्या होती थी, किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अविरत प्रदर्शन करती। और ये बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकल करके कर्व बनाते हुए साउथ पोल में जाती हैं और अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ पोल की ओर। ये सारी चीजें आपने मैग्नेट में पढ़ी हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर आप चार्जेस में भी जानेंगे। तो जानते हैं बल रेखाएं और वो साथ साथ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। देखिए, सपोज दैट हमने यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव Q, और आप जानते हैं ये एक आवेश है। तो जिस प्रकार चुंबक से के चारों ओर बल रेखाएं निकलती हैं, वैसे ही और उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, वैसे ही इस आवेश और इसके समुदाय के चारों ओर एक क्षेत्र होगा। तो किसी आवेश के समुदाय, आवेश या उसके समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज पार्टिकल को यदि हम लेकर के जाएं तो वो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो। ठीक है, देखिए ये हमने एक चार्ज लिया हुआ है और इसके चारों ओर एक ऐसा काल्पनिक क्षेत्र मान लिया है जिसमें अगर हम कोई अन्य आवेश को लेकर के जाएं तो उस पर अवश्य ही कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। ठीक है, तो हम उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, ओके। तो सपोज दैट ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और अगर इसके चुंबकीय क्षेत्र में हम एक कोई टेस्टिंग चार्ज पार्टिकल लेकर के आए, सपोज दैट हम इधर से एंट्री करा रहे हैं, कहीं से भी लेकर के आ सकते हैं। ये आपका पॉजिटिव चार्ज Q0 है, ये ऑब्जर्वर चार्ज पार्टिकल है। अब अगर ये चलने के लिए स्वतंत्र हो और अगर ये मान लीजिए ये नेगेटिव होता तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट होता। तो यदि हम इस चार्ज पार्टिकल को चलने के लिए स्वतंत्र कर दें तो ये एक पथ का अनुसरण करेगा। ठीक है, ये क्या करने लगेगा, एक पथ का अनुसरण करने लगेगा। कहने का मतलब ये एक वक्राकार पथ पर चलने लगेगा। तो ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक निष्कोण वक्राकार रेखाएं होती हैं जिन पर एकांक धन आवेश, हमने यहाँ पे माइनस जरूर लिया है, एकांक आवेश हम कह सकते हैं, वो चलता है, उसी को हम बल रेखाएं कहते हैं। हमने देखिए दो चार्जेस लिए हुए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इनकी जो दिशा होती है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, ये जो धन आवेश से ऋण आवेश की जो दिशा है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है।
साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इस पर हम कोई दूसरा आवेश रखते तो वो क्या होता, यहां से प्रतिकर्षित होता, और उसके चलने की दिशा क्या होती, बिल्कुल वैसे ही होती जैसे कि इन बल रेखाओं की दिशाएं हैं। हम इन वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके इन गुणों को आप कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं या यूं ही याद रख सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है आप देखिए, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर वक्राकार बनाते हुए चलती हैं, पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है, ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी तो उस स्थान पर, उस बिंदु पर हम बल रेखाओं पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे जिनकी दिशाएं दो हो जाएंगी, इसलिए उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं 1 से 2 हो जाएंगी। इसलिए ये संभव नहीं है कि एक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हों। तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को बिना काटते हुए आगे बढ़ती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में आवेश के चारों ओर जो हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज पार्टिकल लेकर आते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाले बल, ठीक है, और जो परीक्षण आवेश यानी जो टेस्टिंग चार्ज पार्टिकल है उसका जो मान होता है, उन दोनों की निष्पत्ति, अनुपात, रेशियो, ये क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई रिपीट, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश ले जाने पर उस पर जो बल लगता है, तो जो बल और आवेश का अनुपात होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यहां से वैद्युत क्षेत्र की अगर हम तीव्रता का मात्रक यानी यूनिट लिखें तो ऊपर क्या है, फोर्स है। फोर्स यानी बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और प्रति आवेश इसको हम कूलाम से व्यक्त करते हैं। तो कुल मिला करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। और एक चीज, वेक्टर साइन ये दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है।